नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। मेरे साथ टीकम सर हिस्ट्री चैनल पे आपका स्वागत है। और हम आज नव वर्ष पर प्रमुख राजवंश और उनके शासकों की उपलब्धियों का पार्ट 1 लेकर के आ रहे हैं। कल इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि बहुत कम समय बचा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि सारा काम जो है तैयार करने में टाइम लगता है। अभी अभी मैंने चैनल बनाया तो मुझे भी इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन आप कंटेंट के मामले में कभी भी फीके मत पड़िएगा, कमज़ोर मत पड़िएगा। मैं कभी भी आपके हौसले कम नहीं होने दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इस साल में जितना भी मैंने कहा कि जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अन्य तैयारियों में कर रहे हैं जो जो भी स्टूडेंट्स, उनको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। सुबह 6 बजे की क्लास जो है वो हर एक के लिए काम की है। कोई भी विषय की तैयारी कर रहा है या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए 6 बजे का वो 5 मिनट का वीडियो इसलिए सुबह 6 बजे आया करेगा कि आप लोग 6 बजे उठने की आदत डाल लें, 6 बजे कॉपी पेन लेकर के उसको नोट करना शुरू कर दें। और अब हम इस क्लास के वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रमुख राजवंश और उसकी उपलब्धियों के बारे में। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं तो हमें राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़नी है। उन्होंने जो जो अच्छे अच्छे काम किए स्थापत्य कला में या फिर जो है अन्य क्षेत्रों में, तो वो हमें पढ़ने हैं। पहले तो यहाँ मैं बता दूं, ये सब बहुत कठिन है, लेकिन याद करें, तरीके से याद करें तो बहुत आसान होता जाएगा। ये कौन सा राजवंश कहाँ था। जैसे हम चौहान की बात करते हैं तो चौहानों का एक वीडियो पड़ा है, यदि कोई देख लेगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा सारा कुछ याद करना। जैसे अजमेर के चौहान, सांभर के चौहान, जालौर के चौहान, सिवाना के चौहान, बूंदी, सिरोही, कोटा यानी हड़ौती के चौहान, रणथंभौर के चौहान, नाडौल के चौहान और गागरोन के चौहान यानी झालावाड़ के चौहान। तो चौहानों ने यहाँ यहाँ राज किया है। इसी तरह से यादव जो हैं, यादव कह दो, भाटी कह दो, भाटी अपने आप को यादव ही कहते हैं, कृष्ण का वंशज मानते हैं, कृष्ण का वंशज मानते हैं। सोचिए, या तो करौली में यादव वंश की, यदुवंशियों की कुल देवी करौली में कैला देवी का मेला लगता है, कैला देवी अभ्यारण्य भी करौली में। तो या जैसलमेर के भाटी अपने आप को कृष्ण वृष्णि वंश का मानते हैं और हनुमानगढ़ में भी भाटियों का किला भटनेर का किला है। तो इसका मतलब ये सब यादव वंश या भाटी वंश जैसलमेर, हनुमानगढ़ और करौली साइड यादव वंश रहा है। करौलियों की, करौली में कैला देवी का मेला जो है, जो कृष्ण से जो है बदलवा करके लाई गई कन्या, जो कंस कृष्ण को मारना चाहते थे, तब करौली की कैला देवी यही जो है ये जानी गई यादव कुल में जन्मी थी, वहां से लेकर के आए थे। तो इसका मतलब यादव या अहीर कुल में या यादव कुल में जन्मी। इसी तरह जोधपुर में राठौड़ वंश रहा, बीकानेर में राठौड़ वंश रहा और फिर किशनगढ़ में। जोधपुर राठौड़ सत्ता का पहला केंद्र था, फिर उसके बाद बीकानेर दूसरा केंद्र था और तीसरा केंद्र राठौड़ सत्ता का किशनगढ़ था। इस बात को समझें कि राठौड़ सत्ता, राठौड़ जो है वंश, वो कहाँ कहाँ राज करता है। तो सबसे पहले मारवाड़ का राठौड़ है, मारवाड़ के राठौड़ हैं यानी जोधपुर के राठौड़ हैं। और जोधपुर के राठौड़ वंश की स्थापना राव जोधा ने की थी। राव जोधा ने 1459 में राठौड़ वंश की राजधानी जोधपुर को बसाया था और जोधपुर राठौड़ सत्ता का पहला केंद्र था। राठौड़ सत्ता का पहला केंद्र था। जोधा का एक बेटा जो है वो चला जाता है बीका, सबसे छोटा बेटा बीका, राव बीका जाकर के जांगल प्रदेश जीतता है। और जांगल प्रदेश जिसकी राजधानी अही छत्रपुर छत्रपुर राजधानी थी जांगल प्रदेश की। उस जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखता है। तो राठौड़ वंश का संस्थापक यदि यहाँ पूछे तो राठौड़ वंश का मारवाड़ में पहले सिंहा था आदि पुरुष संस्थापक, लेकिन जोधपुर के राठौड़ वंश जो है, जोधपुर शाखा जो है राव जोधा ने बसाई थी। और राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र, पहला केंद्र हो गया जोधा का जोधपुर, तो दूसरा बीकानेर का राठौड़ वंश का जो है बीकानेर हो गया। राठौड़ वंश की नींव बीकानेर में रखी थी 1465 ईस्वी में, 1465 ईस्वी में। और वहीं 1488 में राती घाटी में राव बीका ने बीकानेर शहर जो है बसाया था। तो बीकानेर शहर की स्थापना पूछे तो फिर 1488, लेकिन बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना पूछे तो 1465 ईस्वी में। 59 के बाद ही होगी, इसका बेटा है। फिर
कभी आगे चल करके मोटा राज उदय सिंह, चंद्रसेन का एक भाई मोटा राज उदय सिंह था। मोटा राज उदय सिंह का एक पुत्र था जो 1609 में चला गया। 1609 में चला गया किशनगढ़, और किशनगढ़ चला गया, और किशनगढ़ में जो है राठौड़ वंश की नींव रखी। तो राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र किशनगढ़ हो गया। और किशनगढ़ जो है वो आप जानते हैं, किशन सिंह राठौड़ जो है किशनगढ़ अजमेर में है। अजमेर में है। खास बात यह है कि यहाँ बांदर सिंदरी में राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में कहीं है तो वो जो है किशनगढ़ अजमेर में बांदर सिंदरी जगह पे है। और किशनगढ़ में राठौड़ वंश का संस्थापक मोटा राज उदय सिंह का बेटा जो है किशन सिंह था। किशन सिंह राठौड़ था जो 1609 में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। और उसी किशन सिंह के बाद आगे चल के यहाँ सावंत सिंह हुआ। और वही सावंत सिंह नगर नगर जाकर के वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर के, वल्लभ संप्रदाय जिसकी राजस्थान में प्रमुख पीठ नाथद्वारा में है। नाथद्वारा जो है नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित है, जो सबसे व्यस्ततम है। कभी 8 पर पेन फेर करके देखना, सबसे व्यस्त नजर आएगा। तो 8 नंबर आजकल 48-58 हो गया है। 48 और 58 राष्ट्रीय राजमार्ग नया है, पुराना नेशनल हाईवे 8 है। और यहाँ नाथद्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। पिछवाइयाँ कपड़े पे बनाई जाती हैं। सावंत सिंह पर पुष्टि मार्ग यानी वल्लभ संप्रदाय के जो है प्रभाव पड़ गया। तो और नगर जाकर के कृष्ण के बाल रूप श्रीनाथ जी का प्रचार किया। तो यही नागरी दास कहलाए, नगर गए। तो नागरी दास किससे प्रभावित थे? तो वल्लभ संप्रदाय से। और इसी नागरी दास के दरबार में मोर ध्वज निहाल चंद ये चित्रकार थे। और मोरध्वज निहाल चंद ने बणी ठनी का चित्र बनाया था। जो बणी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली की है। और किशनगढ़ शैली जो है कौन से स्कूल की है? तो आप जानते हैं, हम मारवाड़ पढ़ रहे हैं, तो मारवाड़ स्कूल की है। और बणी ठनी ने जो आभूषण पहना है नाक में, वो नाक का आभूषण बेसरी आभूषण है। बेसरी आभूषण जो है वो नाक में पहना जाता है। और बणी ठनी को एरिक डिक्सन और फयाज अली ने भारत की मोनालिसा कहा है। 1973 में बणी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये देखिए सांस्कृतिक उपलब्धि हो गई यहाँ की कि सावंत सिंह नागरीदास जो है वो बणी ठनी का चित्र जो है वो बनवाता है मोरध्वज निहाल चंद से। एक ही चित्र में निहाल कर दिया निहाल चंद ने। बणी ठनी का चित्र बना करके, बणी ठनी चित्रकला शैली किशनगढ़ से संबंधित है और किशनगढ़ राठौड़ों का है। तो अब आप गौर से समझिए कि हम बात कर रहे थे कि राठौड़ वंश जो है उसमें राठौड़ वंश ने जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर में राज किया। अब आप समझिए कि मैं जो प्रकरण बोलूंगा उसी से सब ये याद रहने वाला है। राजस्थान में परमारों ने कहां कहां राज किया है? गौर करें। परमार आपको मैं पहले बता दूं कि राजस्थान के मूल के नहीं रहे हैं, लेकिन मूल तो मालवा के परमार हैं। मालवा बोले तो झालावाड़ के आसपास वाला मालवा है। और मालवा में परमार वंश रहा। परमार वंश मालवा में रहा। अब सोचो राजस्थान का नक्शा जो है उसमें नीचे परमार रहे हैं। जैसे इधर सिरोही में रहे हैं, मतलब आप गौर करें यहाँ पे, तो आबू में रहे हैं नीचे इस साइड, किराड़ू बाड़मेर में यहाँ परमार रहे हैं, मालवा में परमार रहे हैं, वागड़ में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में और जालौर में, मतलब नीचे परमार रहे हैं। तो झालावाड़ में रहे हैं। हाड़ा चौहान कोटा और बूंदी हड़ौती वाले हाड़ा चौहान है, चाहे वो यहाँ रणथंभौर वाले कोटा यहाँ पढ़ो चौहान, उन्हीं चौहानों को हाड़ा चौहान का है। जाट रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट है, भरतपुर और धौलपुर, ये जाट रियासतें थी। भरतपुर जो है जाट रियासत, भरतपुर में एक जाट हुआ
एक जाट हुआ जाटों की रियासत में, आप इंपॉर्टेंट है, सूरजमल जाट, जिसको जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहते हैं। जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। तो ये सूरजमल जाट जो है भरतपुर का सूरजमल जाट था। धौलपुर जो है वहां भी जाट रहे, आसपास जो है एरिए भरतपुर के। फिर उसके बाद जो है मुस्लिम यहाँ धवल वंशीय जाट रहे, धौलपुर में धवल वंशीय जाट रहे, धवल वंशीय जाट रहे। मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। और टोंक जो है वहां का पहला नवाब अमीर खां पिंडारी था। टोंक का नवाबों की नगरी कहा जाता है, नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। और टोंक जो है वो वहां अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी जिसने कृष्णा कुमारी को विष दिया था, वो अमीर खां पिंडारी टोंक का प्रथम नवाब था, प्रथम नवाब था। नवाबों की नगरी टोंक का प्रथम नवाब अमीर खां पिंडारी। इसीलिए टोंक में अमीरगढ़ का किला बना हुआ है। तो अमीरगढ़ का किला एकमात्र मुस्लिम रियासत में बना हुआ किला। लेकिन याद रखिए ये मुस्लिम पत्ती से बना नहीं, मुस्लिम पत्ती से तो मैगजीन का किला बना है, एकमात्र मुस्लिम पत्ती से ये अमीरगढ़ का किला टोंक में है, अमीर खां पिंडारी। और एकमात्र मुस्लिम रियासत। देवड़ा चौहान, आपको बता दूं सिरोही में एक भाषा बोली जाती है देवड़ा वाटी, एक बोली बोली जाती है देवड़ा बाटी। और देवड़ा चौहान सिरोही में थे, अखेराज देवड़ा वगैरह ये सब नाम आएंगे, तो देवड़ा चौहान सिरोही में थे। सोनगरा चौहान, आप सोनगरा वाला वीडियो पढ़ लें, देख लें, तो जालौर में सोनगरा चौहान, कान्हड़देव चौहान, बीरमदेव चौहान, सोनगरा चौहान था। और सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरी या महोदरी माता थी, आशापुरी या महोदरी माता थी। और खींची चौहान तो गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में इसका प्रकरण हम पढ़ें तो गौर करें। गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग जो है उसी वो दुर्ग झालावाड़ में है, झालावाड़ में है। गागरोन का किला झालावाड़ में है। और गागरोनी तोते प्रसिद्ध हैं, गागरोनी तोते प्रसिद्ध हैं यहाँ के। गागरोन में गिद्ध कराई स्थान भी है, गिद्ध कराई स्थान भी है। और गागरोन का जो किला है, गागरोन का किला वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे बना है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना गागरोन का किला झालावाड़ में है। और ये औदक दुर्गों की श्रेणी में आता है। ऐसा किला औदक दुर्ग या जल दुर्ग कहते हैं। तो ऐसा किला जो 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 जल के किनारे हो, नदियों के किनारे हो, ऐसा किला राजस्थान में महत्वपूर्ण औदक दुर्ग है। तो काली सिंध आहू नदियों के संगम पर बना गागरोन का किला, इसी गागरोन के किले में जो है प्रताप राव खींची हुआ करते थे, प्रताप राव खींची जो है हुआ करते थे। और वो प्रताप राव खींची जो है उनके समय फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण कर दिया। और तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को यहाँ इन्होंने सहा और खूब नरसंहार देखा, खून खराबा देखा। तो इनका मन बदल गया प्रताप राव खींची का, और ये अपना राजपाट अपने भाई अचल दास खींची को लेकर दे करके, अचल दास खींची को दे करके चले गए। और अचलदास खींची को दे करके चले गए, और ठीक अचलदास खींची को दे करके चले गए और खुद चले गए रामानंद की शरण में। और रामानंद जो हैं उनके शिष्य हो गए। तो इनके गुरु का नाम रामानंद हो गया, और ये तब से पीपा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो पीपा जी राजस्थान में लोक संत हमारे टॉपिक है। पीपा जी का जन्म पीपासर में नहीं, गागरोन में हुआ। पीपासर में तो जाम्भो जी का जन्म हुआ था, जाम्भो जी का जन्म हुआ था पीपासर में। और इनकी पत्नी का नाम, पीपा जी की पत्नी का नाम जो है सीता था, सीता था, जिन्होंने इनको पर्दा नहीं करने दिया। उस समय राजपूतों में पर्दा प्रथा थी, तो इसका मतलब समाज सुधारक भी हो गए। और अचलदास खींची जो है यहाँ अचलदास खींची की वचनिका, अचलदास खींची वचनिका जो है वो शिवदास गार्डन ने, अभी RAS प्री के पेपर में पूछा गया था, शिवदास गार्डन जो है चारण जाति का, उसने लिखी अचलदास खींची वचनिका। तो अचलदास खींची, तो आप सोचो कि खींची यहाँ
गागरौन में रहे हैं, इसका मतलब आप समझो कि खींची वंश जो है वो गागरौन में रहा है। चावड़ा वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, चावड़ा वंश भीनमाल में रहा है। इन्हीं को हटा करके जो है प्रतिहार वंश मंडौर में रहा है, ये भी भीनमाल शाखा है, जालौर शाखा है, गुजरात्रा है, उज्जैन है। इसकी बात हम राजवंश करते समय करेंगे, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। प्रतिहार और चावड़ा जो है वो, वैसे प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा देवी है, चामुंडा देवी प्रतिहारों की कुल देवी है। तो चामुंडा और चावड़ा आप समझ जाए कि भीनमाल में, मंडौर में, जालौर में, गुजरात्रा, उज्जैन प्रतिहार रहे हैं, तो चावड़ा जो है वो भीनमाल में राज करता है। लगातार मैंने देखिए आपको सब कुछ करा दिया ये। और कछवा वंश, कछवाओं की राजधानी जयपुर थी, आमेर के कछवा, जयपुर के कछवा और जयपुर के कछवा, साथ साथ में अलवर में भी कछवा वंश जो है वो रहा है। तो राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर में रहा है। सिसोदिया, सिसोदिया वो राणा महाराणा, सिसोदिया से पूर्व गुहिल हुए हैं, मतलब मेवाड़ क्षेत्र में हुए ये दोनों वंश, उदयपुर, मेवाड़, चित्तौड़गढ़ में। तो पूछा गया है एक पेपर में कि सिसोदिया पूर्व राजवंश कौन सा था, तो गुहिल वंश, इसी में तो बप्पा रावल था, रावल वंश था। और यहां राणा महाराणा सिसोदिया में होते थे। ये गुहिले, गुहिलों के बाद सिसोदिये हुए। सिसोदियों की कुल देवी बाण माता है, सिसोदियों की कुल देवी बाण माता है, बाण माता है। तो महाराणा प्रताप, राणा सांगा, जहां राणा महाराणा लग गया इसका मतलब सिसोदिया वंश का है। राणा सांगा, राणा महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा हमीर, ये सब, लेकिन हमीर देव चौहान नहीं, वो राणा हमीर नहीं है, राणा हमीर यहाँ का है, सिसोदिया वंश का। तो राणा महाराणा हो तो वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ और दक्षिणी इलाके में रहते हैं। गुहिल भी देखिए वही मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी कि यहाँ हमने प्रमुख राजवंशों में ये बात जो पढ़ी, इसको आप यदि वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो बहुत सारे शासक आने लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें आने लग जाएंगी। यदि थोड़ा सा इस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो मेरे कल के वीडियो में जो बहुत बड़ा वीडियो होगा, 2 घंटे का वीडियो होगा, वो भी मैं कह रहा हूं कि कल राइट आप 8:30 बजे, 9 बजे जो है आपको नोटिफिकेशन 8:30 बजे मिल जाएगा। 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक 2 घंटे का वीडियो, प्रमुख शासक और उपलब्धियां सारी हो जाएंगी। यदि ये पता है, ये देख लिया है, तो ही दूसरा होगा। और इसको अच्छे से कीजिएगा, मेरी बात मानते रहिए तो बहुत सारी बातें बहुत आसान हो जाएंगी। इसलिए आप इसको या तो टॉपिक करना नहीं चाहिए, और करें तो थोड़ा सा ढंग से करें ताकि अनुमान बहुत अच्छे से लग जाए। तो हम प्रमुख राजवंशों का सारा, प्रमुख शासक उपलब्धियां सारे उसमें आ जाएंगी। और इसके अलावा रणथंभौर के चौहान आपके पास है, हमीर देव चौहान आपके पास है, रावल रतन सिंह जो है साकों में, चित्तौड़ के 3 साके नाम से वीडियो पड़ा है, उसी में से आएगा सारा कुछ जो भी आना है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कल कान्हड़देव चौहान के बारे में जो वीडियो डाला है, यदि आप उसको देख लेते तो बहुत अच्छी बात है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, और कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि कल आप अवश्य आएंगे। और एक नई सूचना और भी है कि हम 3 तारीख यानी परसों 3 तारीख को 100 प्रश्नों के साथ जो है शाम को क्लास लेके आ रहे हैं, 100 प्रश्नों के साथ। वो भी 8:30-9 बजे के करीब क्लास होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो अवश्य जो है उसको पेपर हल कीजिएगा। जैसा एग्ज़ाम जिस तरह का पूछा जाना है, मैं कह रहा हूँ कि उस एग्ज़ाम में किस तरह की बातें होंगी, कैसे होंगी, दिमाग को कैसे हमने यूज़ करना है, वो थोड़ी सी बातें हम लेकर के आ रहे हैं। तो सॉल्व कराऊंगा मैं 100 प्रश्नों को परसों 3 तारीख को। तो मिलते हैं, इसलिए अच्छे से कीजिएगा। नव वर्ष की फिर शुभकामनाएं, और आज जो है अच्छे से ये काम कीजिएगा। नव वर्ष आपके लिए बहुत बहुत जो है अच्छा हो, आपके लिए उन्नति लेकर के आए, अच्छी जीवन में नई उपलब्धियां हासिल करें आप। और जो है अपना ध्यान रखिएगा, सर्दी से बचाव रखिएगा, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और टाइम से जो है पढ़ करके उसको तैयार कीजिए, अच्छा तैयार कीजिए। किसी भी इस समय अनर्गल चीज़ों को फालतू हटा दीजिए और कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।